परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, देखो हमने परिवार की विशेषताओं में लिखा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था, मतलब दुनिया के प्रत्येक समाज में प्रत्येक कालखंड में परिवार नामक संस्था उपलब्ध रही है। भले उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवार मौजूद रहा है। अब समाजशास्त्रियों के सामने ये चुनौती थी कि ये पता लगाना कि परिवार सबसे पहले कहाँ बना, कैसे परिवार की उत्पत्ति हुई, कैसे परिवार की उत्पत्ति हुई। तो अब समाजशास्त्री इतिहास को खंगालेंगे कि कहाँ हमको परिवार की जड़ें मिलती हैं। लेकिन याद रखो, इतना आसान नहीं है कि इतिहास में आप जाके और एक कोई पर्टिकुलर घटना ढूंढ लाए कि हाँ इससे हमको परिवार की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से या इस कालखंड से, या कोई व्यक्ति कह दे कि पहली शताब्दी से, दूसरी शताब्दी से, या इस काल में परिवार का अस्तित्व आता है। दरअसल परिवार के अस्तित्व की कहानी में अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग बातें कहते हैं, और इसलिए समाजशास्त्रियों के अलग अलग सिद्धांत हमको दिखाई देते हैं परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में। कोई एक सिद्धांत हम नहीं कह सकते कि ये सही है और यही एकमात्र सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति का। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, कुछ मानव शास्त्री थे, उन्होंने जनजातीय समाजों का अध्ययन किया, और उन समाजों के, विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से परिवार की उत्पत्ति इससे हुई है। दूसरा समाजशास्त्री, मानव शास्त्री कुछ अलग कहानी कहता है। तो इसलिए हमको समाजशास्त्र में परिवार की उत्पत्ति के 4 से 5 सिद्धांत दिखाई देते हैं। अब हमको तो सीधे क्वेश्चन बनेगा कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाइए। 200 वर्ड में बन सकता है, तो हमको एक बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। बाकी अलग अलग सिद्धांत 50-50 शब्द में पूछ सकते हैं। 200 शब्द में मुश्किल है पूछे कि कोई एक सिद्धांत बताइए परिवार की उत्पत्ति के। अलग अलग सिद्धांत 50 शब्द में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको परिवार की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत देखने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत है वो कहलाता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। पहले बताया अलग अलग समाजशास्त्री, मानव शास्त्री परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सिद्धांत और उस समाजशास्त्री का नाम और उस सिद्धांत में क्या लिखा है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले लिखो यौन साम्यवाद का सिद्धांत, इसमें लिखना इसके प्रतिपादक। प्रतिपादक कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है? देखो इसके प्रतिपादकों में मॉर्गन है, मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रिफोल्ट। मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रिफोल्ट, ये इसके इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें सबसे मेन व्यक्ति है मॉर्गन। यौन साम्यवाद के सिद्धांत में मॉर्गन, ये दो का नाम भी आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी उसके इसी सिद्धांत के समर्थन में अपने कुछ तर्कों को देते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिपादक है। फिर अब आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, या इस सिद्धांत के समर्थन में इनने क्या तर्क दिए हैं, ठीक है। तो देखो इस यौन साम्यवाद के सिद्धांत में लिखो कि इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आरंभिक अवस्था में परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आरंभिक अवस्था में परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी।
यहां भी वैसी ही स्थिति थी जैसे हम पशुओं में देखते हैं। यहां भी वैसी ही स्थिति थी जैसे पशुओं में देखते हैं। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था में बहन पत्नी थी। इस अवस्था में बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। फिर धीरे धीरे कुछ सामाजिक नियमों के साथ परिवार का विकास शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ नियमों के साथ परिवार का विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो देखो ये जो सिद्धांत है यौन साम्यवाद, बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए प्रारंभिक अवस्था की, जब समाज अपना अस्तित्व, समाज मानव समाज बन ही रहा था, उस अवस्था में उन्होंने कहा कि परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी, विवाह भी नहीं थी, परिवार भी नहीं, कुछ भी नहीं था। यौन साम्यवाद था, मतलब सब सबके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते थे, कोई नियम कानून नहीं था। फिर धीरे धीरे अब नियम बनना चालू होंगे और इन्हीं नियम, जब सामाजिक नियम बनेंगे और फिर धीरे से परिवार का विकास होता है। इसमें देखो एक चीज और याद रख लो, हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और यही की यही विवाह की उत्पत्ति के भी सिद्धांत है। मतलब यदि हम विवाह की उत्पत्ति का सिद्धांत और पहला सिद्धांत यौन साम्यवाद का सिद्धांत, तो भी यही लिखना है। क्या लिखना है कि हमने जो लिखा है ना कि भैया प्रारंभिक अवस्था में परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी, तो विवाह में ये लिख देंगे कि प्रारंभिक अवस्था में विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है जैसे पशुओं में होता है। फिर धीरे से सामाजिक नियम बनते हैं और फिर परिवार और विवाह दोनों का जन्म होता है। तो ये जो सिद्धांत है विवाह और परिवार की उत्पत्ति के कॉमन सिद्धांत है, अलग अलग कोई नहीं। ठीक है, तो ये यौन साम्यवाद का सिद्धांत है। यद्यपि आलोचकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है और उसको स्वीकार नहीं किया है। ये आलोचना में क्या कहते हैं, देखो पहली बात तो इस सिद्धांत को अपन इतना ही लिख रहे हैं, ये सिद्धांत और भी बहुत है। इसको इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं मॉर्गन और फ्रेजर बिल्फोर्ड, ये आदिवासी समाजों में कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे होता है वाइफ हॉस्पिटलिटी, कि जब कोई मेहमान आता है तो उसको, वो मेहमान को उसको पत्नी एक आतिथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है कि तुम इससे यौन संबंध स्थापित कर सकते हो। या जो बहुत सारी दुनिया की ट्राइब्स हैं उनमें अलग अलग त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में यौन साम्यवाद की स्थिति दिखाई देती है कि त्योहार के अवसर पर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है। तो उन त्योहारों और उन उदाहरणों के आधार पर इन समाजशास्त्रियों ने साबित करने की कोशिश की कि परिवार का एक प्रिमिटिव रूप है, जब परिवार नहीं होता था तो यौन साम्यवाद की स्थिति रहती थी। शब्द को गौर करना, साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब ही होता है कि किसी पर किसी का संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं है, सब सबका है, सब बराबर है, सब आपस में। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यौन स्थिति में भी परिवार के जन्म से पहले हमको पशुओं जैसी स्थिति मानव में दिखाई देती है। ठीक है, ये इनके है। लेकिन फिर कुछ आलोचक आते हैं और आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत वास्तविकता में स्वीकार नहीं है। ये कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि पशुओं में यौन संबंध, यौन साम्यवाद पाया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पशुओं में भी हमको जोड़े दिखाई देते हैं। तो पशु पक्षी, पक्षियों में उनका चिड़िया का जोड़ा है,
या फिर कई जानवरों में भी हम देखते हैं कि वो जोड़े के रूप में रहते हैं। अब उनमें तो ऐसा कोई सामाजिक नियम नहीं है, लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं कि जब जानवरों में हमको जोड़े दिखाई देते हैं तो मनुष्य जैसा विकसित प्राणी यौन साम्यवाद में होगा, कभी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो आलोचक इस सिद्धांत को पूरा स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि अपन लिख लेते एक लाइन कि इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। देखो, समाजशास्त्री अपने मत की पुष्टि के लिए त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, समाजशास्त्री अपने मत के समर्थन में, अपने मत की पुष्टि के लिए त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी, स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी और अतिथि अतिथि सत्कार के लिए पत्नी प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लेते हैं। अतिथि सत्कार के लिए पत्नी प्रस्तुत करना आदि उदाहरणों का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी आलोचना लिखना। आलोचना में कि देखो, यह सिद्धांत मानव शास्त्री प्रमाण युक्त एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर, यह सिद्धांत मानव शास्त्री प्रमाण युक्त एवं ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं है तथा तर्क संगत भी नहीं है। यह सिद्धांत मानव शास्त्रीय प्रमाण युक्त एवं ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं है तथा तर्क संगत भी नहीं है। कई पशुओं में भी हमें जोड़े देखने को मिलते हैं। कई पशुओं में भी हमको जोड़े देखने को मिलते हैं। और जब पशुओं में यौन साम्यवाद नहीं है तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। जब पशुओं में यौन साम्यवाद नहीं है तो मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में इसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखो, ये पहला सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। 50 शब्द में पूछेगा तो आपको पहले प्रतिपादक बताना है, फिर सिद्धांत क्या कहता है, फिर उसके समर्थन में वो क्या तर्क देते हैं समाजशास्त्री, और फिर तीसरे पॉइंट में क्या है आपको आलोचना। तो ये चार बिंदुओं में आप क्या है अपने इस सिद्धांत को बताओगे। दूसरा सिद्धांत लिखना, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत।
मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, मैट्रियार्कल थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत के भी अपन को प्रतिपादक बताना है पहले, तो लिखो प्रतिपादक। प्रतिपादक है ब्रिफॉल्ट। ब्रिफॉल्ट ब्रिफॉल्ट के अनुसार आदिम समय में विवाह के नियमों में अत्यंत ढीलेपन के कारण, आदिम समय में विवाह के नियमों में अत्यंत ढीलेपन के कारण बच्चों के वास्तविक पिता का ज्ञान एक कठिन कार्य था। बच्चों के वास्तविक पिता का ज्ञान एक कठिन कार्य था। कठिन कार्य था, जिसके कारण आरंभिक परिवार माता एवं उसके बच्चों से निर्मित होता था। जिसके कारण आरंभिक परिवार माता एवं उसके बच्चों से निर्मित होता था। बाद में जब माताओं ने पुरुषों के आर्थिक महत्व को समझा, बाद में जब माताओं ने पुरुषों के आर्थिक महत्व को समझा, तब उनके साथ स्थायी संबंध बनाना शुरू किया। तब उनके साथ स्थायी परिवार बसाना शुरू किया, स्थायी संबंध बनाना शुरू किया। ठीक है ना। मतलब देखो, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि भाई जब खाना बदोश जी रहा था मनुष्य आदिम समय में, प्रिमिटिव सोसाइटी में, स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों के बीच कोई नियमन नहीं था। वही यौन साम्यवाद जैसी स्थिति थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन उसका महिला का जो बच्चा हो रहा है वो तो उस महिला के साथ ही रहेगा। उसका जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो महिला के साथ ही रहेगा। तो जो प्रारंभिक परिवार है, उस प्रारंभिक परिवार में केवल माता और उसके बच्चे रहते थे। बच्चे बड़े भी हो जाते थे तब भी माता के साथ ही रह रहे थे। तो ये परिवार का प्रारंभिक रूप था। पुरुष अभी इसमें शामिल नहीं था। पुरुष की तो ये स्थिति थी कि कई बार तो वो शिकार करने पुरुष जाते थे और लंबे जाते थे तो वो लौटने का रास्ते भूल जाते थे, तो वो लौट के नहीं आ पाते थे अपने जहां पे भी उनका निवास है, तो फिर वहीं पे कहीं रह जाते थे। तो जो प्रारंभिक परिवार है वो केवल और केवल क्या है, माता और उसके बच्चे। फिर कालांतर में पुरुषों की आर्थिक महत्ता को समझा माता ने, महिलाओं ने, और उनको भी अपने परिवार में शामिल किया। तो इस रूप में परिवार का जो आरंभिक रूप है वो क्या है, मात्र सत्तात्मक। आज भी बहुत सारे ट्राइब्स में हमको मात्र सत्तात्मक परिवार दिखाई देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये ही परिवार का जो प्रारंभिक रूप है और इसी से परिवार मात्र सत्तात्मक हुआ। और मात्र सत्तात्मक में माता ने पुरुष के आर्थिक महत्व पिता को शामिल कर लिया, तब परिवार पितृ सत्तात्मक हो गए हैं। आज जो हम परिवार देख रहे हैं वो पितृ सत्तात्मक है, लेकिन ये विफॉल्ट कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में परिवार केवल और केवल क्या है, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक। फिर इसमें तीसरा सिद्धांत लिखना, इसकी कोई आलोचना नहीं है, बस इतना ही लिखना है। तीसरा लिखना पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक हो गया। अब लिखो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, इस पितृ सत्तात्मक सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी। शास्त्रीय
सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। इसका प्रतिपादक लिखना हेनरी मैन, प्रतिपादक हेनरी मैन। हेनरी मैन, लिखो इसमें परिवार परिवार अस्तित्व के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं आर्थिक भूमिका में, परिवार अस्तित्व के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं आर्थिक भूमिका में, आर्थिक भूमिका ने पुरुषों के महत्व के आधार पर, परिवार अस्तित्व के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं आर्थिक भूमिका में पुरुषों के महत्व के आधार पर, पुरुषों के महत्व के आधार पर हेनरी मैन ने परिवार के आरंभिक स्वरूप को पितृसत्तात्मक माना है। आरंभिक स्वरूप को पितृसत्तात्मक माना है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, देखो दोनों सिद्धांत अपोजिट हैं। मात्र सत्तात्मक का कह रहा है कि माता से ही परिवार बना है, पहले मात्र सत्तात्मक परिवार था, कालांतर में पितर। ये उसका अपोजिट कह रहा है। हेनरी मैन ने जो अध्ययन किया उसने उससे साबित किया कि परिवार का आरंभिक स्वरूप पितृ स्थानीय था, पितृ सत्तात्मक था, पिता के आधार पे। फिर बाद में जब क्या है अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो ये पितृ सत्तात्मक परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार में परिवर्तित हो गया है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपन को तो देखो इसमें 2-3 लाइन पता होना चाहिए, इसमें 2-3 लाइन पता होना चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, इसी को पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत लिखना चौथा, एक विवाही सिद्धांत। एक विवाही सिद्धांत, एक विवाही सिद्धांत। देखो इसका प्रतिपादक वेस्टरमार्क है। इसका प्रतिपादक कौन है? वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखो परिवार की उत्पत्ति का यह सिद्धांत डार्विन के परिवार की उत्पत्ति का यह सिद्धांत डार्विन के इस मत से प्रेरित है कि पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भावना के कारण परिवार का उद्भव हुआ है। डार्विन के इस मत से प्रेरित है कि पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भावना के कारण परिवार का उद्भव हुआ। देखो वेस्टरमार्क का कहना है कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है और वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। वेस्टरमार्क का कहना है कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है
वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। वेस्टरमार्क ने कहा है कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ। जब इस एकाधिकार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, जब इस एकाधिकार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो एक विवाह प्रथा का जन्म हुआ। एक विवाह प्रथा का जन्म हुआ और इसी से परिवार की उत्पत्ति हुई। और इसी से परिवार की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। देखो, वेस्टरमार्क डार्विन के मत से प्रेरित था और डार्विन का ये मत था कि जो परिवार की उत्पत्ति है वो पुरुषों के महिलाओं पर एकाधिकार। क्योंकि देखो, पुरुष चाहता तो है कि वो सभी महिलाओं का उपभोग करे, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि उसकी महिला का उपभोग कोई दूसरा पुरुष करे। तो अपनी महिला को उसने एकाधिकार की, ये मेरी महिला है, ये मेरी संपत्ति है, तो उस पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए उसने कहा एक विवाह नियम लेके आया कि भैया एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही विवाह करेगा, बात खत्म हो गई। और ये एक विवाह प्रथा से ही परिवार बन गया कि जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर रहा है तो उसका बच्चे पैदा हो रहे हैं तो परिवार बन गया। तो यहीं से विवाह और परिवार, ये विवाह की उत्पत्ति का भी और यही परिवार की उत्पत्ति को भी समझा रहे हैं कि भाई पुरुषों के ईर्ष्यालु स्वभाव, पत्नी पर एकाधिकार, महिला को अपनी संपत्ति बताना चाह रहा है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी, मेरा। वहीं से ये उत्पत्ति हुई। हालांकि इसकी आलोचना लिखो एक लाइन में, आलोचना लिखना इसमें। देखो, यह सिद्धांत भी पूर्णता स्वीकार नहीं है क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एक विवाह के कारण नहीं हुई है। यह सिद्धांत भी पूर्णता स्वीकार नहीं है क्योंकि सभी स्थानों पर, क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एक विवाह के कारण नहीं हुई है। ठीक है। तो देखो, 4 सिद्धांत हो गए। अब 5वां सिद्धांत लिखना, उद्विकासीय सिद्धांत, एवोल्यूशन थ्योरी। उद्विकासीय सिद्धांत, एवोल्यूशन थ्योरी। इसके प्रतिपादक, प्रतिपादक में लिखना बेकोफन, बेकोफन, ये इसका प्रतिपादक है। और एक और नाम लिखना मॉर्गन, ये भी इसको एलोबरेट करता है, इसकी विस्तृत व्याख्या करता है उद्विकासीय सिद्धांत की।
देखो समाजशास्त्रियों ने परिवार के उद्भव एवं विकास को एक क्रमिक घटना के रूप में देखा है। परिवार के उद्भव एवं विकास को एक क्रमिक घटना के रूप में देखा है। लिखो मॉर्गन परिवार के उद्विकासीय मॉर्गन परिवार के उद्विकास को 5 क्रमिक अवस्थाओं में बताते हैं। मॉर्गन परिवार के उद्विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में बताते हैं। ये मॉर्गन 5 स्टेज दी हैं इसने, 5 चरण। देखो उद्विकासी सिद्धांत, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे, मतलब एकदम से प्रकट नहीं हो गया परिवार, स्टेप बाय स्टेप परिवार का विकास हुआ है। इवोल्यूशन, उद्विकास, धीरे धीरे। तो ना कि कोई पौधा छोटा है, फिर वो बड़ा होगा फिर, तो वो इवोल्यूशन है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है, अलग अलग स्टेप। तो इसने 5 स्टेप बताई है मॉर्गन ने। तो देखो ये सिद्धांत मॉर्गन के नाम से ही पूछा जा सकता है, सीधे पूछा जा सकता है कि मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति के जो 5 क्रम बताए हैं उनको समझाइए। ठीक है, या फिर उद्विकासी सिद्धांत में भी आपको मॉर्गन ही लिखना है। हालांकि बेकोफन ने 4 चरण बताए हैं, लेकिन अपन पहले मॉर्गन का लिखते हैं, बेकोफन भी बता दूंगा। मॉर्गन के 5, इसमें पहला स्टेज लिखना समरक्त परिवार। समरक्त परिवार, समरक्त परिवार। देखो मॉर्गन के अनुसार ऐसा परिवार जहां समरक्तों के बीच विवाह संबंध मान्य होते हैं, जहां समरक्तों के बीच विवाह संबंध मान्य होते हैं, भाई बहनों में भी यौन संबंध स्थापित होते हैं। भाई बहनों में भी यौन संबंध स्थापित होते हैं। परिवार का यह रूप यौन साम्यवाद के अंतर्गत आता है। परिवार का यह रूप यौन साम्यवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखो ये मॉर्गन के अनुसार है समरक्त परिवार। जो अपन ने यौन साम्यवादी सिद्धांत देखा था ना, वही की वही है। ये पहला चरण बताया है कि भैया कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, भाई बहनों के बीच यौन संबंध स्थापित हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो ये पहला स्टेज है। इसके बाद दूसरा स्टेज बताता है कि ये प्रारंभिक अवस्था थी, अब इसके बाद उद्विकास होगा ना, जैसे सीढ़ी होती है स्टेप बाय स्टेप ऊपर। तो ये पहला चरण ये है। दूसरा चरण लिखना समूह परिवार। समूह परिवार, समूह परिवार। इसमें लिखो लिखो जब दो समूहों के बीच विवाह की ऐसी प्रथा पाई जाती हो, जब दो समूहों के बीच विवाह की ऐसी प्रथा पाई जाए,
ऐसी प्रथा पाई जाए जहां पुरुषों का एक समूह दूसरे समूह की स्त्रियों के जहां पुरुषों का एक समूह दूसरे समूह की स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, एक समूह से विवाह करता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति, इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है। ठीक है ना, समूह विवाह नाम ही है समूह परिवार, या इसको कहते हैं समूह विवाही परिवार, कि एक समूह के सभी पुरुषों का विवाह होता है दूसरे समूह की, दो समूह हैं ए और बी, तो इनके बीच विवाह हुआ है, एक व्यक्ति का कोई विवाह नहीं हुआ, पूरे समूह का विवाह हुआ है, तो पूरे समूह के पुरुष इस समूह की पूरी स्त्रियों के पति होंगे और इस समूह की जितनी स्त्रियां हैं वो इस समूह के पुरुषों की पत्नी होंगे। समूह विवाही, ग्रुप मैरिज कहते हैं इसको, समूह विवाही परिवार, पुनैलुयन फैमिली कह रहे हैं। तीसरा, ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज। पहला स्टेज यौन साम्यवाद, कुछ नहीं है, लेकिन देखो दूसरे स्टेज में परिवर्तन आया है, अभी भी यौन साम्यवाद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अब समूह है, इस समूह का विवाह इस समूह की स्त्री से हुआ है, ये कोई तीसरा समूह अब इनसे यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच हुआ और ये एक फैमिली के रूप में है। तो अभी इसके पहले तो क्या है, टोटल ओपन है, कोई नियम कानून नहीं, लेकिन अब यहां पे कुछ तो बन गया है। तीसरा स्टेज लिखना, सिंडेसियन परिवार, तीसरा स्टेप है सिंडेसियन फैमिली, सिंडेसियन परिवार, सिंडेसियन परिवार। देखो इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का विवाह, इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता है, एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता है, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता है, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता है। ठीक है ना, मतलब देखो समूह विवाही परिवार का ही थोड़ा सा विकसित रूप है सिंडेसियन। समूह विवाही में हमने क्या देखा था कि एक समूह ये है और एक समूह ये है, तो इन समूहों के बीच में आपस में विवाह हुआ है, सभी सभी के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। लेकिन अब जो सिंडेसियन फैमिली है, सिंडेसियन फैमिली में क्या होता है, ये जो दो ग्रुप हैं, इस ग्रुप के एक पुरुष का विवाह इस ग्रुप की एक महिला के साथ हुआ है, एक एक के बीच ही हो रहा है, लेकिन ये पुरुष इस ग्रुप की समस्त महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकारी होता था, तो इसी को तीसरा स्टेज का है सिंडेसियन फैमिली। अब चौथा स्टेज आता है पितृसत्तात्मक परिवार, चौथा स्टेज पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। देखो इस व्यवस्था में या इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य, इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था,
स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक थे। समझ रहे? पितृसत्तात्मक अपन देखते हैं जब राजतंत्र था तो पितृसत्तात्मक परिवार की राजा और उसकी, उनने कहा कि 500 पत्नियां हैं, तो पुरुष के अधिकार ज्यादा होते थे। तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं बहुपत्नी परिवार। ये जो लिखना है ना पितृसत्तात्मक, ये पितृसत्तात्मक जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पे बहुपत्नी विवाह को, बहुपत्नी विवाह परिवार को बताने की कोशिश की गई है। और अंतिम पांचवी स्टेज लिखना एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार, एक विवाह परिवार। देखो उद्विकास क्रम में यह अंतिम स्तर है, उद्विकास क्रम में यह अंतिम स्तर है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है और उसी से यौन संबंध स्थापित करता है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है, एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है और उसी से यौन संबंध रखता है। वर्तमान में अधिकांश समाजों में यही प्रचलित है। वर्तमान में अधिकांश समाजों में यही प्रचलित है, यही वर्तमान में हम देख रहे हैं, यही प्रचलित है। ठीक है, तो देखो ये उद्विकासी सिद्धांत है। हालांकि इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, और आलोचना किस आधार पर की गई है कि जो परिवार की उत्पत्ति के जो तुम चरण बता रहे हो, तो हो सकता है कि दुनिया के किसी समाज में 5 चरण हो, लेकिन क्या है, पूरी दुनिया की भौगोलिक सांस्कृतिक सब स्थितियां अलग अलग हैं, तो तुम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि परिवार इन 5 स्टेप में पैदा हुआ होगा। दूसरी बात क्या है कि पहला स्टेप तो ये परिवार का यौन साम्यवाद बता रहे हैं। यौन साम्यवाद सिद्धांत की तो अपन पहले आलोचना कर लिए हैं कि भाई जब पशुओं में यौन साम्यवाद नहीं रहा तो यहाँ पे कैसे रहेगा। तो चाहो तो इसकी एक लाइन में आलोचना लिख लो, उद्विकासी सिद्धांत की आलोचना, कि यह आवश्यक नहीं कि परिवार के उद्विकास के स्तर जो बताए गए हैं वे सभी समाजों के सभी परिवारों पर लागू हों। परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए गए हैं वो सभी समाजों के सभी परिवारों पर लागू हों, ये जरूरी नहीं है। सभी की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग हैं, अतः परिवार का विकास भी अलग हुआ होगा। सभी समाजों की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग थी, अतः परिवार का विकास भी अलग अलग, अतः परिवार का विकास भी अलग होगा। ठीक है, तो देखो ये उद्विकासी सिद्धांत है। अगला सिद्धांत लिखना प्रकारवादी सिद्धांत। छठवां से लिखना प्रकारवादी। प्रकारवादी सिद्धांत, या इसको कहते हैं आवश्यकताओं का सिद्धांत। आवश्यकताओं का
सिद्धांत, आवश्यकताओं का। बेकोफन ने भी, अब क्या है ना कि देखो अपन को ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि उद्विकासी सिद्धांत को समझाइए, तो मॉर्गन लिख देंगे, अपने बेसी 50 शब्द हो जाएंगे। बेकोफन अपने लिखने के लिए जगह ही नहीं है। इसकी संभावना ना के बराबर है कि पूछे कि बेकोफन ने परिवार की उत्पत्ति के क्या चरण बताए हैं। चाहो लिखना चाहो तो वहीं लिख लो कि बेकोफन ने भी, पॉइंट पॉइंट लिख लो। अच्छा, बेकोफन ने 4 स्तर बताए हैं, क्योंकि ये भी उद्विकासी सिद्धांत है। 4 चरण में पहला चरण यही कहता है वो कामाचार की अवस्था, मतलब यौन साम्यवाद। कामाचार की अवस्था, कामाचार की अवस्था मतलब यौन साम्यवाद ही है। दूसरा वो कहता है बहुपति विवाही परिवार। दूसरा बहुपति विवाह। तीसरा स्टेज है बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह परिवार। और चौथी स्टेज है एक विवाही परिवार। चौथी स्टेज क्या है? एक विवाही। समझ रहे हो? पहली अवस्था यौन साम्यवाद, कोई नियम कानून नहीं, सभी स्त्री सभी पुरुषों के साथ यौन संबंध। फिर दूसरा स्टेज आता बहुपति। बहुपति मतलब क्या है? इसको आप मात्र सत्तात्मक टाइप का भी समझ सकते हो कि एक स्त्री एक से ज्यादा पति रख रही है, तो बहुपति हो गए। फिर आता बहुपत्नी। बहुपत्नी पितृसत्तात्मक जैसा समझ सकते हो कि एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो बहुपत्नी। और फिर अंत में एक विवाही, जो वर्तमान में चल रहा है। उद्विकास में मॉर्गन ने भी, देखो मॉर्गन और इसमें पहला और अंतिम तो सेम ही है। इसने भी पहला यौन साम्यवाद बताया, अंतिम एक विवाही। मॉर्गन ने भी पहला यौन साम्यवाद और अंतिम एक विवाही, बीच के दो अलग अलग है। तो उसने 5 बताए हैं, इसने 4 बताए हैं। बाकी आपसे यदि 50 शब्द में क्वेश्चन पूछ रहा है या आप उद्विकासी सिद्धांत लिख रहे हो, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही पर्याप्त है, क्योंकि आप एक ही बता पाओगे। अगला लिखो प्रकारवादी सिद्धांत या आवश्यकताओं का सिद्धांत। लिखो इसके अनुसार परिवार की उत्पत्ति कुछ विशिष्ट मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुए है। इसके अनुसार परिवार की उत्पत्ति कुछ विशिष्ट मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है, जैसे प्रजनन की आवश्यकता, यौन आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता। जैसे प्रजनन की आवश्यकता, यौन आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता। ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखो। नाम ही है आवश्यकता कि कुछ परिवार के अपन ने देखे ना कि विशेषताओं में उसकी भूमिका देखी कि भैया ये प्रजनन की आवश्यकता कर रही है, बच्चों का लालन पोषण कर रही है, यौन संतुष्टि कर रहा। तो जैसे जैसे मानव को अपनी आवश्यकताओं की, अपनी जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ा, तो उसको पूरा करने के लिए उसने एक परिवार नामक संस्था का जन्म दिया। तो ये कहता प्रकारवादी सिद्धांत। इसमें कोई समाजशास्त्र नहीं है, सामान्य किसी का नाम उल्लेख नहीं है, एक सामान्य सिद्धांत है समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो इतने हैं परिवार की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत। 200 शब्द में आएगा कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाइए, तो आप इतने सिद्धांतों को बता सकते हो। बाकी यदि 50 शब्द में पूछेगा तो वो फिर क्या है, केवल और केवल मेरे हिसाब से यदि पूछा तो उद्विकासी सिद्धांत ही पूछ सकता है। बाकी कोई सिद्धांत मुश्किल है कि वो पूछे 50 शब्द में, केवल उद्विकासी सिद्धांत। लेकिन याद रखो कि वो केवल 50 शब्द में ही पूछ सकता है कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाइए, केवल 50 शब्द में। अपन क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं। फिर आपको क्या है, 50 शब्द है तो आप एक ऐसा टेबल बना लेना। ठीक है, पहला उनने कहा कि इसमें लिखना, और इस दूसरे पॉइंट में लिखना सिद्धांत, तीसरे पॉइंट में लिखना प्रतिपादक। ठीक है, ऐसा बना देना। और फिर चौथे पॉइंट में लिखना उसके बारे में आपको जो भी डिटेल लिखना है। यदि ऐसा नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट देखो
परिवार की उत्पत्ति के 5 से 6 सिद्धांत लिखने हैं। तो पहला सिद्धांत में लिख दिया आपने यौन साम्यवाद, ठीक है। दूसरे में क्या है, उसके प्रतिपादक का नाम लिख दिया, और तीसरे में क्या है, आपने उस सिद्धांत के बारे में लिख दिया। तो 1 2 3 ऐसा करके आप इधर सिद्धांत का नाम, इधर उसका प्रतिपादक, और उसके बारे में आपको जो भी, तो आसानी से क्या है, 8-9 लाइन रहेंगी आपके पास, तो इस पूरे को आप आसानी से बता सकते हो। अब लेकिन हमको 200 शब्द में आंसर लिखना है। यदि कोई पर्टिकुलर एक सिद्धांत पूछ रहा है तो भी इसी क्रम में लिखना है कि सिद्धांत, उसका प्रतिपादक और सिद्धांत के बारे में। और यदि आलोचना है तो देखो, एक आलोचना तो आप बहुत कॉमन लिख ही सकते हो कि उपर्युक्त सिद्धांत भी पूर्णता स्वीकार नहीं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत पूर्णता सत्य और पूर्णता स्वीकार नहीं किया गया है। तो अब ये एक कॉमन लाइन तो हर आलोचना में लिख सकते हो कि उपर्युक्त सिद्धांत भी पूर्णता स्वीकार नहीं है, और परिवार की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत भी दिए गए हैं। एक लाइन तो अपन कॉमन बता ही सकते हैं। यदि आप 200 वर्ड में लिख रहे हो, क्वेश्चन ये है कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाइए, ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में भी कुछ नहीं, कॉमन कोई बात लिखेंगे कि परिवार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, समाज की केंद्रीय इकाई है, और इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हैं, और इन मतों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं, और फिर आप क्या है, सारे मतों को बताओगे। वो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाइए और निष्कर्ष दीजिए। निष्कर्ष का मतलब कहना, अब वो पूछना चाहेगा कि आपके अनुसार कौन सा सिद्धांत सही है, एक निष्कर्ष के रूप में देना पड़ेगा। तो देखो, निष्कर्ष में तो यही बताना है कि कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, सब सिद्धांत की अपनी अपनी कमियां हैं। तो मैं लिखवा दे रहा हूं, निष्कर्ष लिख लेना कि यदि 200 शब्द में पूछ लेगा, यदि देखो वो नहीं भी पूछ रहा है तो भी आपको सारे, आपने 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने सारे सिद्धांतों को लिखा, फिर अंत की 2-3 लाइन में आपको क्या है, निष्कर्ष बताना पड़ेगा। निष्कर्ष हेडिंग मत डालना, लेकिन आप उस सारे सिद्धांतों को समराइज करके आप बताओगे कि ये सभी सिद्धांत ना तो पूर्णता गलत है ना पूर्णता सही है। लिखो कि अपन को क्या लिखना है। देखो, परिवार के उत्पत्ति के उपर्युक्त सिद्धांतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्णता सत्य नहीं है। परिवार की उत्पत्ति के उपर्युक्त सिद्धांतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्णतया सत्य नहीं है। पूर्णता सत्य नहीं है, यद्यपि सभी में सत्य का अंश अवश्य है। यद्यपि सभी में सत्य का अंश अवश्य है, मतलब पूरा झूठ तो कोई भी नहीं है और पूरा सत्य भी कोई नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा सत्य है, सभी में सत्य का अंश है। परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई, परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई, वरन इसका विकास हुआ है। वरन इसका विकास हुआ है। समय, स्थान व समाज की भिन्नता के कारण इसके अलग अलग रूप विकसित हुए हैं। समय, समाज और स्थान की भिन्नता के कारण इसके अलग अलग रूप विकसित हुए हैं। परिवार मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता रहा है। इसका रूप और आकार अलग अलग रहा है। परिवार मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता रहा है। इसका रूप और आकार अलग अलग रहा है। या भिन्न भिन्न रहा है, कुछ भी लिख लेना। परिवार मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में रहा है या पाया जाता रहा है। इसका रूप अलग अलग हो रहा है।
या इसका रूप भिन्न भिन्न रहा है। इसका रूप भिन्न भिन्न रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है, और आपको निष्कर्ष में यही 2 लाइन लिखनी है कि भैया ना तो कोई सिद्धांत पूरा सही है ना पूरा गलत है। परिवार की उत्पत्ति कोई नहीं बता सकता कि इनके काल से परिवार की उत्पत्ति हुई, परिवार का विकास हुआ है। अब अलग अलग समाज है, अलग अलग भाई, यूरोपीय समाज अलग है, अमेरिकन अलग अलग है, जनजाति समाज, कोई पहाड़ पर रह रहा है, कोई नदी में, तो सबका अलग अलग रूप में परिवार का विकसित हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में परिवार मौजूद रहा है, अब उसके रूप अलग अलग रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है। अपन ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि अपन को कोई इतना ज्यादा आंसर में लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक एक सिद्धांत को आप 2-2 शब्दों में लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं पूछेगा एक एक सिद्धांत। या तो वो उद्विकासी सिद्धांत 50 शब्द में पूछ सकता है, नहीं तो 200 वर्ड में पूछेगा परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाइए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो अपन ने उसको सीमित करके ही लिखा है, बहुत ज्यादा लिखने की अपन को जरूरत नहीं, क्योंकि जब अपन उतना ही लिखे ना जितना अपन को पेपर में जरूरत है, उससे ज्यादा अपन लिख के और पढ़ के करेंगे भी क्या, ठीक है। तो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है। अब इसमें परिवार के प्रकार देखना है कि कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं और परिवारों का क्या महत्व है, इसको अपन अब कल देखेंगे।